लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑनलाइन कैसे कैसे हम अपने आप को सेव रख सकते हैं, किन तरीकों से, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी साइबर क्राइम के अंडर आती है। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन जब एक्सेस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, प्लस हम कौन कौन से प्रिकॉशंस रख सकते हैं जब हम ऑनलाइन कुछ भी सर्च करेंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में थ्रेट्स, मतलब उनके लिए कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेके। जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न होती है। उसका रीज़न ये होता है कि कंप्यूटर में हमारी बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए पर्सनल होती हैं। ठीक है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ में लाया जा सकता है, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, या कोई इमेजेस हो, या कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। ठीक है। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेके कौन कौन से खतरे हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो थ्रेट हैं उनको हम अटैक बोलते हैं। कि अगर आपके फ़ोन से, आपके कंप्यूटर से कोई भी चीज़ या तो चोरी होती है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर किसी के साथ शेयर होती है तो उसको हम एक अटैक बोल सकते हैं। ठीक है। और जो ये काम करता है उसको अटैकर बोलते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से कॉमन थ्रेट्स हमारे हो सकते हैं वो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन थ्रेट है वो है हमारा वायरसेस। ठीक है। वायरसेस बेसिकली हम यहाँ पे दो टाइप के पढ़ेंगे, एक होगा वर्म, एक होगा ट्रोजन हॉर्स। वो हम नीचे जब स्लाइड आएगी तब उसमें देखेंगे। एक होगा हमारा स्पाईवेयर, एक होगा एडवेयर, एक होगा स्पैमिंग, एक पीसी इंट्रूजन। ठीक है। इसके अंदर हम डीओएस पढ़ेंगे, स्विपिंग पढ़ेंगे और पासवर्ड गैसिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम फिशिंग पढ़ेंगे, फार्मिंग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम अभी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। तो अभी जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर वायरसेस दो टाइप के होते हैं, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। अब वायरस क्या होता है, देखो सबसे पहले समझने की दिक्कत ये है, स्टूडेंट्स जो हैं वायरस को कोई ऐसी चीज़ समझ लेते हैं जो पता नहीं क्या चीज़ होती होगी। तो वायरस क्या होता है, वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है, यू कैन से एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अब उसका काम देखो, हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई काम होता है। तो बेसिकली जो भी हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो हमारा कोई ना कोई टास्क जो है वो पूरा करते हैं या हमारी कोई मुश्किल सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं कोडिंग ऐसे कर दूं कि वो कोई हमारा टास्क सॉल्व करने की बजाय हमारे कंप्यूटर से डेटा चुरा के किसी दूसरे बंदे को भेज दें, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को, इस टाइप के कोड को हम लोग बोलते हैं वायरस। ठीक है। अब वायरस का अटैक कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आपका जो बूट ब्लॉक होता है, बूटिंग प्रोसेस जो होता है ना, आपने अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़े हों आपने, तो उसमें एक रोम के बारे में शायद आपने पढ़ा हो। तो रोम के अंदर बूटिंग के लिए, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बूट हो रहा है, तो बूट होने का मतलब है कि कंप्यूटर ऑन हो रहा है। ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी मेजर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सारी की सारी रोम के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं पोस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो सबसे पहले रन होता है। वो चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर से कौन कौन से डिवाइसेस अटैच्ड हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस अटैच्ड हैं। जब ये सारा काम पूरा हो जाता है उसके बाद कंट्रोल पास होता है बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये कंप्यूटर कोड के थ्रू जो है वो परफॉर्म होते हैं और ये सारा कंप्यूटर कोड पड़ा हुआ है मेरा रोम के अंदर। अब अगर वायरस मेरे बूट ब्लॉक, मतलब वो एरिया जहाँ पे बूटिंग के लिए नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पे अटैक करके अगर उसने एक भी सीक्वेंस को हमारी को चेंज कर दिया या फिर वहाँ से डिलीट कर दिया या फिर उसके अलावा मतलब कुछ भी उसको ब्लॉक कर दिया, तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो बूट ब्लॉक पे अटैक होने का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन ही नहीं होगा।
इसके अलावा वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी काम हैं, एक्चुअली हम चाहे हमारा फ़ोन हो तो फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें या तो हमारा विंडोज़ होगा या मैकिंतोश होगा, तो उसके थ्रू हम लोग अपना कंप्यूटर या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी काम ना फ़ोन में ना लैपटॉप पे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर वायरस ने ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करके उसमें उसके जो मेजर टास्क होते हैं, जैसे डिस्क मैनेजमेंट होता है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स बनाई हुई है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है। अगर मान लो उसने जाके किसी ड्राइव को जाके चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे और कोई भी चेंजेस कर दिए, आप मान लो किसी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हो तो वायरस ने जाके अटैक किया, वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा जितनी आपके सिस्टम में फाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, फाइल्स को डिलीट कर दिया, मान लो उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज कर दिया, या जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की हुई है, चाहे VLC प्लेयर हो, वर्ड हो, स्प्रेडशीट हो, कोई भी MS Excel वगैरह, ठीक है, इसके अंदर जाके उनको डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये सारे काम वायरसेस जो हैं ये कर सकते हैं। अब देखो वायरस क्या है, अगेन एक कंप्यूटर कोड है, तो ये सारे काम जब वो कर रहा है तो ये सारे काम आपके फ़ायदे के तो है नहीं, ठीक है, कि आपकी फ़ाइल डिलीट कर दी, आपकी कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर से या फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दी अपने आप। तो इस टाइप का कोड जो ऐसा काम करता है जो आपके अगेंस्ट हो, जो आप करना नहीं चाहते, तो उसको बोलते हैं एक वायरस, ठीक है। वायरस बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो टाइप के पढ़ने वाले हैं, पहला है वॉर्म, दूसरा है ट्रोजन हॉर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉर्म का काम क्या होता है। वॉर्म जो होता है, वॉर्म का सबसे जो मेजर फंक्शन होता है, या यूँ कहिए कि उसकी जो खासियत होती है वो होती है सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद की कॉपीज बनाना, रेप्लिकेट करना, रेप्लिकास बनाना, ठीक है, खुद की कॉपीज क्रिएट कर लेना, ठीक है। अगर मान लो एक फाइल है, हमने एक वॉर्म बनाया, अब वो एक फाइल है, वो मान लो 10 KB की है, ठीक है, वो आपके सिस्टम में आ गई, वो वॉर्म आपके सिस्टम में आ गया, आपके फ़ोन में हो या आपके लैपटॉप में आ गया, उसने क्या किया, अपनी खुद की ही मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर दिया। अब एक फाइल जो है वो 10 KB की है, ठीक है, तो उसने अपनी 1 लाख कॉपीज़ जो है वो क्रिएट कर ली। अब ये देखिए कि वो आपके कंप्यूटर पे या फ़ोन पे कितना सारा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसका वॉर्म का बेसिकली जो मेजर टास्क होता है वो ये होता है कि आपके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंज्यूम करने का। अब कंप्यूटर पे आप पूछोगे कि रिसोर्स क्या होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा हार्डवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका काम करने में आपकी हेल्प करता है, उसको एक रिसोर्स बोलते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर पे टाइप करना है तो आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हो, तो कीबोर्ड एक रिसोर्स हो आपके लिए, ठीक है। आपको कोई प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर एक रिसोर्स है आपके लिए। आपको कोई मूवी देखनी है, आपने VLC प्लेयर के थ्रू मूवी देखी, तो VLC प्लेयर आपके लिए एक रिसोर्स है, ठीक है। तो वॉर्म का काम क्या होता है, बेसिकली वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, उन सबको कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम करने का मतलब ये है कि अब आप जो काम करना चाह रहे हो वो काम नहीं होगा। मान लो आपने एक प्रिंट कमांड दी प्रिंटर को, ठीक है, अब आपके सिस्टम में वॉर्म आया हुआ है, ठीक है। वॉर्म ने क्या किया कि मल्टीपल प्रिंट कमांड्स जो है वो सेंड कर दी, ठीक है। अब आपको तो ये पता है ना कि हमारा जो प्रिंटर है, मैं आपको बता दूं, जो प्रिंटर है ना वो क्यू के मैकेनिज्म पे काम करता है। क्यू का मतलब होता है एक लाइन। अगर आप मल्टीपल कमांड्स सेंड करोगे एक बार में, मान लो आपने 5 प्रिंट कमांड दे दी अलग अलग पेजेस को प्रिंट करने की, तो जो कमांड सबसे पहले प्रिंटर के पास पहुंचेगी वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे कमांड पहुंचेगी फिर वो प्रिंट होगी। तो ऐसे लाइन में लग जाती है कमांड प्रिंट होने के लिए। मान लो वॉर्म ने क्या किया कि फेक प्रिंट कमांड्स जो है वो आपके प्रिंटर को सेंड कर दी। मान लो 10, 20, 50 प्रिंट कमांड सेंड कर दी, और अब आपने कोई प्रिंट कमांड दी है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो फॉल्स प्रिंट कमांड्स जो है वो रन होंगे आपके प्रिंटर पे। तो ये भी हो सकता है कि उसने ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल का प्रिंट कमांड भेज दिया 10 बार 50 बार, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपके प्रिंटर जो है वो प्रिंट निकाल रहा है जिसका आपने कमांड ही नहीं दी। प्लस अगर मान लो उसने 50 बार प्रिंट कमांड सेंड कर दी तो आपको
वेट करना पड़ेगा कि वो 50 कमांड्स रन होंगी, 50 बार प्रिंट निकलेगा, तब आपकी कमांड रन होगी। तो ये काम होता है वॉर्म का। वो क्या करता है, खुद की कॉपीज क्रिएट कर लेता है, ठीक है, और आपका जो रिसोर्सेज उसको कंज्यूम कर लेता है। अब देखो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वॉर्म का कि मान लो एक कंप्यूटर कोड है जो 10 KB का है। अब उसने खुद की मान लो 1 लाख 10 लाख कॉपीज बना ली। अब उनको सेव करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए होगा ना कंप्यूटर में। तो कहाँ तो एक फाइल 10 KB में सेव हो रही थी, वहीं उसने खुद की 10 लाख कॉपीज बना ली। तो 10 लाख इंटू 10 KB, ये कैलकुलेट कर लो इतना स्पेस रिक्वायर्ड होगा आपके कंप्यूटर पे। तो इतना स्पेस कंज्यूम कर लेगा वो, ठीक है। तो आप अपनी कोई भी नई फाइल आपको सेव करनी होगी, चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, वो आप सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से वॉर्म जो है वो काम करता है। इसके अलावा क्या होता है कि वॉर्म जो है वो खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है और अपनी कॉपीज जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें सेंड कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में इन्फेक्शन आ गया है या वॉर्म आ गया है, तो वो दूसरे जो कंप्यूटर आपके इंटरनेट से या जिस इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो उस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो उनके पास ही पहुंच सकता है, ठीक है। जैसे वॉर्म ने क्या किया कि आपका ईमेल यूज करके, ठीक है, खुद को एज ए अटैचमेंट अटैच कर लिया ईमेल पे और आपके दोस्तों को भेज दिया। आपने नहीं भेजा, वॉर्म ने ही ये सारा काम किया, क्योंकि वॉर्म भी तो एक वायरस ही है। तो उसने क्या किया कि आपके बिहाफ पे एक ईमेल बनाया, उस ईमेल में खुद को अटैच कर लिया और आपके दोस्तों को भेज दिया। आपके दोस्तों को लगेगा कि वो मेल आपके थ्रू आया है और जो अटैचमेंट होगी वो उसको ओपन करेंगे अटैचमेंट को, ठीक है। उसके बाद वो वॉर्म जो है अब आपके सिस्टम से उठ के आपके फ्रेंड्स के सिस्टम में पहुंच गया। तो आपके फ्रेंड्स के पास पहुंच गया, उसके आगे जो उनके फ्रेंड्स उनके पास पहुंच गया। तो इस तरीके से वॉर्म जो है वो इंटरनेट के थ्रू खुद को स्प्रेड कर सकता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स का काम क्या होता है कि वो आपके सिस्टम पे अगर इंस्टॉल हो गया तो उसका बेसिकली काम होता है कि आपके सिस्टम की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बिना आपकी जानकारी के उसको रिलीज कर देगा। जैसे मान लो मैंने आपके सिस्टम पे ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक है, या तो इंटरनेट के थ्रू आ गया, किसी ईमेल में अटैचमेंट पे आ गया, या मैंने पेन ड्राइव में डाल के आपको दे दिया, आपके सिस्टम में वो आ गया। आपके सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको बिना आपकी जानकारी के वो मुझे सेंड कर देगा, ठीक है, बैकडोर से बिना आपकी जानकारी के मुझे सेंड कर देगा। ये बेसिकली काम होता है ट्रोजन हॉर्स का, ठीक है। तो इसको याद रखने का, इसका जो काम है ट्रोजन हॉर्स का याद रखने का, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा। अगर आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है ट्रॉय, अगर नहीं देखी है तो आप देख भी सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि एक वॉर होती है बिटवीन दो जो सेना है उनके बीच में एक वॉर होती है। अब जो पहली सेना है उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि उनके जो घर हैं वो एक बड़ी दीवार के पीछे होते हैं, तो वो दीवारों के ऊपर बैठ के दूसरी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। अब एक तो दीवार के ऊपर से कुछ फेंक रहा है, एक नीचे से दीवार के पार फेंकना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली जो दीवार के ऊपर बैठा हुआ है उसके पास प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉर में क्या होता है कि जो सेना नीचे है वो हार रही होती है और जो सेना ऊपर है अपनी दीवारों के थ्रू जो वॉर कर रही है वो जीत रही होती है। तो नीचे वाली सेना क्या एक तरकीब लगाती है कि वो उस सेना को दिखाती है कि हम लोग हार गए हैं, ठीक है, और एक लकड़ी का घोड़ा जो अंदर से खोखला होता है वो एज ए प्रेजेंट कि हम लोग हार गए हैं और आपको आपकी जीत का एक तोहफा दे के जा रहे हैं। तो एज ए प्रेजेंट वो उनको एक घोड़ा छोड़ के जाते हैं उनके दरवाजे के पास, और वो जो घोड़ा होता है हॉर्स वो अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर सैनिक होते हैं उस सेना के। तो क्या होता है कि जो दूसरी सेना होती है दीवार के उस पार, वो उस घोड़े को अंदर लेके जाती है और खूब नाच गाना करते हैं कि हम लोग जीत गए। अब रात को क्या होता है कि उस घोड़े के अंदर से जो अंदर से खोखला था उसमें से सैनिक निकलते हैं और उनका दरवाज़ा जो मेन डोर था उसको ओपन कर देते हैं, और जो दूसरी सेना है वो उस डोर के थ्रू एंट्री कर जाती है और उनको सबको सोते हुए को मार के निकल लेती है अपना। तो ये एक स्टोरी है मूवी की, तो इसी के ऊपर नाम पड़ा है इसका ट्रोजन हॉर्स।
ठीक है, कि वो ट्रॉय का वो घोड़ा, अब जैसे उसमें होता था कि बिना उनकी जानकारी के उनका जो मेन गेट था वो ओपन करके सैनिक सारे अंदर आ गए थे, तो ऐसे ही इसमें होता है ट्रोजन हॉर्स में कि अगर आपके सिस्टम में ये आ गया तो ये एक बैकडोर ओपन कर देगा बिना आपकी जानकारी के, आपकी फाइल्स उठ के उस बंदे के पास पहुंच जाएगी जिसने ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से ये आपको आपके सिस्टम को डैमेज कैसे कैसे कर सकता है, इसके अलावा काफ़ी सारे अनवांटेड सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना ही आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो, ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग टाइप कर रहे हो कीबोर्ड के थ्रू, जैसे आप कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो, अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहे हो, तो उसको की स्ट्रोक्स को वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा अनवांटेड फाइल्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगी, कोई मूवी डाउनलोड हो गई, ठीक है, अनवांटेड कोई ऑडियो डाउनलोड हो गई, तो इस तरीके से बिना आपकी जानकारी के ये सारे काम भी ट्रोजन हॉर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का वायरस जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। ओके, तो जो हमारा वायरस है वो किस तरीके के डैमेजेस हमारे सिस्टम में कर सकता है, तो यही हमने डिस्कस किया था अभी कि वो हमारी फाइल्स को या तो डैमेज कर सकता है या डिलीट कर सकता है। डैमेज का मतलब ये है कि आपके फाइल का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, ठीक है, उसको करप्ट कर दिया, आप डबल क्लिक करके ओपन करना चाह रहे हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये फाइल डैमेज्ड है, यू कैन नॉट ओपन इट। इस तरीके का डैमेज कर सकता है कि आप फाइल को ओपन ही ना कर पाओ, या फिर आपके फाइल के जो कंटेंट्स हैं उनको भी चेंज कर सकता है, या एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपकी फाइल को भी ये डिलीट कर सकता है। स्लो डाउन योर कंप्यूटर, तो मैंने आपको बताया था कि वॉर्म जो होता है वो भी एक वायरस ही होता है, तो वो खुद की कॉपीज क्रिएट कर लेगा बहुत सारी। उसने बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर ली तो ऑब्वियसली इतनी सारी कॉपीज जो है वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देंगी। इतना सारा डेटा आपके सिस्टम में स्टोर होगा तो वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है। इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स, ठीक है, आपके ईमेल के जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ कर रहे हो या आउटलुक यूज़ कर रहे हो, तो उनके थ्रू बिना आपकी जानकारी के जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको वो ईमेल सेंड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाईवेयर। जैसे इसका नाम है, स्पाई का मतलब होता है जासूस, वेयर का मतलब होता है एनी सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आके आपके खिलाफ जासूसी करे उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, अब ये ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करता है जैसे आपके सिस्टम में जो पर्सनल जानकारी पड़ी हुई है कि आपका नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है, और क्या क्या आपके पासवर्ड्स हैं, आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है अपने सिस्टम में, ठीक है। जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो क्रोम में क्या होता है, जनरली एक फैसिलिटी होती है कि हम पासवर्ड्स सेव कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के। जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव इट्स आईडी एंड पासवर्ड। अगर आप सेव पे क्लिक कर देते हो तो गूगल क्रोम अपने वहाँ पे इसको स्टोर कर लेता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे सेम वेबसाइट पे तो वो ऑलरेडी फिल हुआ आता है आईडी पासवर्ड, तो आपको सिर्फ टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन करना है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो आपके सिस्टम में स्टोर्ड है, जैसे आपका आईडी पासवर्ड स्टोर्ड है, तो उसको भी चुरा के उस बंदे के पास भेज दे जिसने आपके सिस्टम में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं हमारे स्पाईवेयर के, राइट। इसके अलावा बिना आपकी जानकारी के आपके सिस्टम में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ कर देना, ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करना जो कि बैन है, इलीगल है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट से म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना, वीडियोस डाउनलोड कर लेना जो इलीगल है, ठीक है, सो दैट बाद में जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो आपको ट्रैक करके आपके पास आएंगे कि भाई ये चीज़ आपने डाउनलोड की है, जबकि आपको पता भी नहीं होता कि आपके सिस्टम में एक स्पाईवेयर आया हुआ है और उसने ये सारी एक्टिविटीज़ की होती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर कौन कौन से डैमेज कर सकता है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज योर डेटा, जो भी आपका पर्सनल डेटा है वो सारा जो है वो लीक कर सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ये टाइप के वायरसेस हैं या इतने सारे अटैक्स हैं, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, इनके काफ़ी सारे जो काम होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करना,
आपके कीबोर्ड के जो की स्ट्रोक्स हैं, जो आप कीज प्रेस कर रहे हो उनको रिकॉर्ड करना, तो ये सारे काम हमारा ट्रोजन हॉर्स भी कर रहा था, ठीक है। तो इन सारे वायरसेस वगैरह में, इन सारे स्पाईवेयर, इन सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो कॉमन है और बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो इनके खुद के यूनिक हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये काम तो हमारा ट्रोजन हॉर्स भी कर रहा था, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स का खुद का भी काम है, प्लस कुछ ऐसे काम है जो ट्रोजन हॉर्स भी कर सकता है और हमारा स्पाईवेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करना, आपके कीबोर्ड के स्ट्रोक्स जो आप टाइप कर रहे हो उनको कैप्चर करना, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, इन सारी एक्टिविटीज़ को कैप्चर करके और भेज देना किसी दूसरे के पास। ऑल्टर पीसी सेटिंग्स, पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, आपके कंप्यूटर पे, आपके फ़ोन पे अगर कोई स्पाईवेयर आया हुआ है तो आपकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने मान लो आइकन्स जो हैं वो दूसरे डाले हुए हैं, आपने थीम चेंज की हुई है अपने फ़ोन की, अपने लैपटॉप की कलर स्कीम दूसरी लगाई हुई है, उसने वो चेंज कर दिया। डेस्कटॉप का जो बैनर है या यूँ कहिए कि जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर दिया, इमेज चेंज कर दी, तो इस तरीके के काम आपकी पीसी की सेटिंग्स या फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर वो कर सकता है। जैसे अपने आप आपका ब्लूटूथ ऑन था वो ऑफ कर दिया, ठीक है, आपका हॉटस्पॉट ऑफ था उसको ऑन कर दिया अपने आप, तो ये सारी सेटिंग्स वो चेंज कर सकता है। आपके पीसी को स्लो डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम स्पाईवेयर भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवेयर। एड का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, विज्ञापन, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में, चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे फ़ोन हो, जो अनवांटेड एड्स शो करे आपके सिस्टम में, उसको बोलते हैं एडवेयर। आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर मान लो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसके बॉटम राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट नीचे से राइट वाला जो कॉर्नर होता है उस पर कई बार ऑटोमेटिकली अपने आप एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। एक छोटी सी विंडो बन के उस पर अपने आप कोई भी एड प्ले होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। या फिर आपने अगर कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, उसके लिंक पे क्लिक किया तो साथ में 2-3 टैब्स अपने आप ओपन हो जाती है, पॉपअप्स आ जाते हैं और उन पे एड्स प्ले होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे काम होते हैं एडवेयर के, कि बिना आपकी जानकारी के, बिना आपसे कंसेंट लिए वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और इस तरीके का आपका टाइम वगैरह वो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, आपके पीसी को स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट्स आपको नहीं चाहिए उस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आपके सिस्टम पे आनी शुरू हो जाती है। मान लो आप कुछ ब्राउज कर रहे हो, कुछ पढ़ाई का कुछ कर रहे हो और साथ में आलतू फालतू की एडवर्टीजमेंट्स आने शुरू हो जाएं कि ये परचेज कर लो, ये ले लो, ठीक है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो एडवेयर के होते हैं। तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी खतरा है, प्लस आपके पीसी को स्लो डाउन भी कर सकता है। और इस तरीके के ऐड आने से हमारे लिए अनोइंग तो होता है कि हम परेशान होते हैं कि यार ये क्यों फालतू के एड्स आ रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे एडवेयर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पैमिंग। स्पैम का मतलब होता है ऐसा कोई टास्क जो अनवांटेड हो, जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो। तो स्पैमिंग का मतलब ऐसे ईमेल्स होते हैं जो आपके पास आते रहते हैं और वो आपके काम के नहीं होते। जैसे आपके पास बल्क में ईमेल्स आ रहे हैं कि भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर इतना % डिस्काउंट आ गया है, अमेज़ॉन के ऊपर इतना डिस्काउंट आ गया, ये परचेज कर लो, ठीक है, ये कार्ड के ऑफर है, ये फलाना बैंक इतने % डिस्काउंट दे रहा है किसी चीज़ के ऊपर। या फिर कोई लॉटरी का ईमेल आ गया आपके पास, ठीक है, कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी लॉटरी क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके की जो फालतू के ईमेल्स होते हैं जो आपके काम के नहीं होते, और आप अगर उनको ओपन करोगे या उस पर दिए गए किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपके सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं। इस तरीके के ईमेल्स को बोलते हैं स्पैम्स, ठीक है। अब स्पैम क्या होता है? स्पैम का बेसिकली जो आपके सिस्टम पे अगर आप कोई ओपन, मान लो आप कोई ऐसा ईमेल आया है जिस पे लॉटरी वगैरह का कोई लिंक दिया हुआ है, अगर आप मान लो ऐसे ईमेल्स को ओपन नहीं भी कर रहे हो तो भी वो आपके सिस्टम की मेमोरी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मैं जीमेल की ही बात करता हूँ तो जीमेल पे मान लो आपका अकाउंट है। अब जीमेल जो है, अगर आप फ्री वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हो जीमेल का, तो वो आपको 15 GB का स्पेस देता है फ्रीली यूज़ करने के लिए।
अगर 15 GB से ज़्यादा यूज़ करना है आपको तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरीके के ईमेल्स आपके पास हर रोज़ 100,000 ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं हर रोज़ जो आपके काम के ही नहीं है, ठीक है, जिनमें एडवर्टीजमेंट्स हैं फालतू के आपको लगता है कि मलिशियस कंटेंट है जिनके अंदर, तो वो क्या करेगा, आपके जीमेल का जो स्पेस है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे करके वो बहुत ही जल्द आपका जो फ्री वाला 15 GB है उसको भर देगा, और वही ईमेल आपको आगे यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली या तो आप एक एक करके इन सारे ईमेल्स को डिलीट करो, या फिर आप जीमेल से पैसे देके आप नया स्पेस परचेज करोगे, ठीक है। और हर रोज़ के मान लो 100 ईमेल आ रहे हैं, तो उन 100 ईमेल्स को छांट के डिलीट करना कि कौन सा काम का है कौन सा नहीं है, तो ये एक बहुत ही टीडियस टास्क होता है। तो इसीलिए स्पैम क्या होता है, बहुत ही अनोइंग होते हैं, प्लस इनमें मैलिशियस कंटेंट भी होता है। मैलिशियस कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक वॉर्म आ गया एज ए अटैचमेंट किसी ईमेल के अंदर, तो वॉर्म क्या है, खुद को रेप्लिकेट करके आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। तो वॉर्म एक मैलिशियस कंटेंट है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्पैम्स। प्लस आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप जीमेल ओपन करोगे या किसी का कोई दूसरा कोई ईमेल यूज़ कर रहे हो, तो उनमें लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि एक लिंक होता है। आई थिंक जीमेल में तो स्पैम के नाम से ही है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी दूसरे हैं जैसे आउटलुक है या फिर याहू है, इन सब पे अलग नाम से हो सकता है, लेकिन जीमेल के अंदर स्पैम नाम का एक फोल्डर है। तो जनरली तो क्या है कि हमारे जो ईमेल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनकी एल्गोरिदम आज के टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग अपने आप ही ऐसे ईमेल्स को फिल्टर करके वो स्पैम वाले फोल्डर में सेंड कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई स्पैम ऐसे होते हैं जो स्पैम फोल्डर में ना पहुंच के आपके इनबॉक्स में पहुंच जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आप जाके अपने ईमेल पे स्पैम फोल्डर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस टाइप के ईमेल्स आते हैं जिनको हम स्पैम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पैम क्या क्या कर सकते हैं, स्पैम ईट्स योर टाइम, आपका टाइम जो है वो कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको डिलीट करना है एक एक को, तो आपको छांटना पड़ेगा कि किसको डिलीट करना है किसको नहीं करना है, तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। इसके अलावा अगर जो स्पैम है वो बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको सेंड कर सकते हैं जो आपके लिए ऑफेंसिव हो, ठीक है। मान लो ऐसे स्पैम आ रहे हैं जो आपकी पर्सनल बिलीफ जो हैं उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हैं, किसी कंट्री के अगेंस्ट हैं। तो ये सारे ऐसे ईमेल्स जो हैं वो काफ़ी ऐसी टीडियस सिचुएशन में हमें डाल सकते हैं जो आगे जाके खतरनाक और ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ये लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा स्पैम के थ्रू वायरसेस स्प्रेड होना, वायरस आपके सिस्टम में आना सबसे आम बात होती है। वायरस आपके सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू अगर आ रहा है तो जनरली वो ईमेल के थ्रू ही आता है, ठीक है। और ईमेल जो है ऐसे ईमेल में अगर वायरस आ रहा है तो उसको स्पैम बोलते हैं। तो स्पैम जो है आपके सिस्टम में वायरस भी लेके आ सकता है। नेक्स्ट है मेरा ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कान लगा के सुनना। जैसे दो लोग अगर बात कर रहे हैं और आप तीसरा बंदा पीछे छुप के उनकी बातें सुन रहा है तो उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। तो जनरली आप क्लास में भी ये करते होगे ये सब कि कोई आपके दोस्त बात कर रहे हैं या फिर दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, आप दूर खड़े होकर सुन रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे कामों को बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। तो आपके सिस्टम में ऐसा कोई कोड आ गया, कोई सॉफ्टवेयर आ गया जो आपके सिस्टम की जो कम्युनिकेशन है उसको वो ट्रैक कर रहा है और किसी तीसरे बंदे के पास भेज रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप दिन में कितनी देर इंटरनेट यूज़ करते हो, आप दिन में फेसबुक कितना यूज़ करते हो, आप दिन में इंस्टाग्राम कितना यूज़ करते हो, आप एक दिन में कितने लोगों को कॉल करते हो, किसको कितनी बार कॉल करते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना और किसी तीसरे बंदे को भेज देना, इसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। तो ईव्सड्रॉपिंग कैसे कैसे हो सकती है,
जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जब लैंडलाइन होते थे तो एक ही घर में मान लो 3-4 लैंडलाइन लगे हुए हैं और वो सारे एक ही लाइन से जो है वो कनेक्टेड हैं। तो जब किसी का फ़ोन आता था तो मान लो एक घर में 4 लैंडलाइन इंस्टॉल्ड हैं तो चारों के पास सेम बेल बजती थी। अगर किसी एक ने उठा लिया, अगर मान लो ग्राउंड फ्लोर पे किसी बंदा फ़ोन उठा के लैंडलाइन उठा के बात कर रहा है तो फर्स्ट फ्लोर वाला बंदा भी उस लाइन को उठा के उनकी बात सुन सकता है। ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा ये सब। तो ये हम पैरेलल लाइंस इंस्टॉल करके भी ईव्सड्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कोई जो सॉफ्टवेयर है किसी दूसरे के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जो वो सारी जानकारी बिना उनकी जानकारी के ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे बंदे को सेंड करे। इसके अलावा कोई ऐसा रिसीवर इंस्टॉल कर दिया जो जैसे मान लो आपके यू कैन से आपके फ़ोन में एक ऐसा ट्रैकर लगा दिया जो आप जब भी बात करो किसी को तो वो मान लो ऐसा माइक्रोफोन लगा दिया आपके फ़ोन के अंदर। आप मान लो आपका फ़ोन ख़राब हो गया था, आप किसी के पास ठीक कराने के लिए गए, उसने बिना आपकी जानकारी के लिए एक माइक्रोफोन आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया। मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन में 2 चीज़ें होती है बात करने के लिए, एक होता है माइक्रोफोन, एक होता है ईयरपीस। ईयरपीस वो होता है जिसके थ्रू आप सुनते हो, किसी की आवाज़ आपके कानों में आती है। माइक्रोफोन वो होता है जो आप बोलते हो उसको दूसरे बंदे तक पहुंचाना। तो आपका फ़ोन ख़राब हो गया था, आपने उसको ठीक कराने के लिए किसी को दिया, उसने क्या किया कि एक बिना आपकी जानकारी के एक माइक्रोफोन आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया। अब उस माइक्रोफोन का काम क्या है कि जब भी आप बात करोगे वो उस बात को कैप्चर करके और उस तीसरे बंदे तक पहुंचा देगा कि आप क्या बात कर रहे हो। तो ये भी काम होता है ईव्सड्रॉपिंग का। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से हम लोग ईव्सड्रॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग। फिशिंग हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं फिशिंग के बारे में। तो फिशिंग का काम क्या होता है कि जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, उसका सीवीवी वगैरह है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करना ये फिशिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपके पास ईमेल भी आ सकते हैं, आपके पास फ़ोन भी आ सकते हैं, ऐसे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक ईमेल आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि मान लो आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपके पास ईमेल आया कि हमारा सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है, तो आप अपना आईडी पासवर्ड जो है वो चेंज कर लीजिए। और नीचे एक लिंक दिया हुआ था कि इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर लीजिए। आपने जैसे उस लिंक पे क्लिक किया, आपके पास एक वेब पेज ओपन हुआ जो प्योरली वैसा ही दिखता है जैसा एचडीएफसी बैंक का होना चाहिए। तो उसमें कोई भी शक की बात नहीं थी। आपने उस पेज पे अपना पुराना आईडी, पुराना पासवर्ड डाल दिया, अपना नेम, फ़ोन नंबर सब डाल दिया और नया आईडी पासवर्ड भी डाल दिया और आपने उसको सेव कर दिया। आपको लगेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो गई है, बट एक्चुअल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अटैकर्स के पास पहुंच गई है। तो इस तरीके को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग। फार्मिंग जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है अटैक करने के लिए, लेकिन अगर ये अटैक हो जाए, अगर कोई अटैकर फार्मिंग अटैक पॉसिबल कर ले तो इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मैं फिशिंग की बात करूं तो फिशिंग में आपके पास ईमेल आ रहा है, मान लो आपने ईमेल ओपन नहीं किया, ठीक है, आपके पास फ़ोन आ रहा है, आपको पता लग गया कि भाई बैंक कभी भी आपका आईडी पासवर्ड नहीं मांगता है, सीवीवी नंबर नहीं मांगता है, आपने फ़ोन पे कुछ नहीं बताया। ये फिशिंग अटैक को हम लोग जो है वो उसके चक्कर में अगर हम ना आए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन फार्मिंग में क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझो। एक होता है डीएनएस सर्वर जिसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अब क्या होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। अब वो आईपी एड्रेस जो है वो मान लो इस टाइप से होता है कि 172.16.18.20, ठीक है। इसके आगे भी होता है कि पोर्ट नंबर भी होता है साथ में। तो अगर ऐसे इस टाइप का एड्रेस आपको याद करना पड़ जाए तो ऑब्वियसली आप मुश्किल से 1 या 2 ही याद कर पाओगे। वहीं मैं आपको बोलूं कि आपको अब वेबसाइट के नाम याद नहीं रखने हैं,
कि ये गूगल है, ये याहू है, ये फेसबुक है, आपको उनको ओपन करने के लिए उनका आईपी एड्रेस याद रखना है। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि इतने सारे आईपी एड्रेस याद करें, प्लस ये भी याद रखें कि किसका आईपी एड्रेस कौन सा है। मान लो आपने 10 आईपी एड्रेस याद तो कर लिए, लेकिन ये भी याद रखना है कि 10 में से कौन सा आईपी एड्रेस किस वेबसाइट का है। तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो ये टास्क आसान करता है हमारे लिए डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है हमारे लिए कि हम टाइप करते हैं वेबसाइट का नेम, जैसे आपने टाइप किया www.facebook.com, ठीक है, आपने ब्राउजर पे ये टाइप किया, जैसे ही आपने एंटर मारा तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट फेसबुक के पास नहीं जाती है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जब जाएगी डीएनएस सर्वर के पास, तो डीएनएस सर्वर के पास एक पूरी एक टेबल होती है जिसमें वेबसाइट का नाम और उसके सामने उसका आईपी एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। तो आपने मान लो रिक्वेस्ट की फेसबुक के लिए, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर अपने टेबल में चेक करेगा कि facebook.com का आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस आपको वापस भेजेगा, आपके पास ही आएगा। फिर आपके थ्रू उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के पास, ठीक है। तो फेसबुक को नहीं पता है कि मेरा नाम facebook.com है, फेसबुक के सर्वर को नहीं पता है कि मेरा नाम facebook.com है, गूगल के सर्वर को नहीं पता है कि मेरा नाम google.com है। वो सिर्फ आईपी एड्रेस समझता है कि इस आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आई है तो मेरे लिए आई है, अगर ये आईपी एड्रेस मेरा नहीं है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम हमारे लिए आसान कौन करता है? डीएनएस सर्वर। हमें वेबसाइट के नाम याद रखने हैं, हमारे बिहाफ पे उनका आईपी एड्रेस याद रखता है डीएनएस सर्वर। ओके, आपने समझ लिया डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है। उनका काम होता है वेबसाइट के नेम को कन्वर्ट करना उसके आईपी एड्रेस में, ठीक है। अब फार्मिंग अटैक क्या होता है? फार्मिंग अटैक जो होता है वो डीएनएस सर्वर के ऊपर होता है। अब डीएनएस जो सर्वर है उसमें मैंने बताया था आपको कि एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में वेबसाइट की नेम है और उनके सामने उनका आईपी एड्रेस है। अब अटैकर ने क्या किया कि उसने मान लो facebook.com के सामने जो उसका आईपी एड्रेस है उसको चेंज करके अपनी वेबसाइट का आईपी एड्रेस डाल दिया, या फिर आपके जो HDFC बैंक था उसके नेम के सामने जो उसका आईपी एड्रेस था उस आईपी एड्रेस को हटा के उसने एक खुद की बनाई वेबसाइट, उसका नाम भी उसने HDFC रखा, जो दिखने में बिल्कुल सेम थी जैसे HDFC बैंक की वेबसाइट है। उसका आईपी एड्रेस उसने एक्चुअल HDFC बैंक की जो वेबसाइट है उसके आईपी एड्रेस के साथ चेंज कर दिया। अब आप जब भी गूगल पे सर्च करके HDFC बैंक की वेबसाइट खोलोगे तो आप एक्चुअल वेबसाइट पे ना जाके आप अटैकर की बनाई हुई वेबसाइट पे पहुंचोगे, जो दिखने में बिल्कुल सेम होगी, लेकिन उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे वो अब अटैकर के पास आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं फार्मिंग अटैक। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फार्मिंग अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि डीएनएस सर्वर की खुद की सिक्योरिटी होती है और उस सिक्योरिटी को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर किसी अटैकर ने डीएनएस सर्वर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर लिया तो इस अटैक से बचना उतना ही मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपको पता लगेगा ही नहीं कि आप एक्चुअल वेबसाइट पे हो या अटैकर की वेबसाइट पे हो। इसको बोलते हैं हम फार्मिंग अटैक। ओके, तो अब हमारे पास है कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं हमारे सिक्योरिटी के, कि जो भी हमारे खतरे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है। हम क्या करें कि जो भी इंटरनेट पे सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे मान लो हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, या फिर एंटी स्पाईवेयर्स होते हैं, हमारे पास एंटी एडवेयर्स होते हैं। एंटी का मतलब है कि इन सारे जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रिमूव करने वाले, ठीक है। तो एंटी वायरसेस होते हैं हमारे पास, एंटी स्पाईवेयर्स होते हैं, एंटी एडवेयर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो सो दैट आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें ना आए, अगर आए तो ये सॉफ्टवेयर्स उनको रिमूव कर दे, ठीक है। इसके अलावा आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हो कि जो आपके सिस्टम में ये आए ही ना, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। आप अपने सिस्टम को
हमेशा अपडेट रखिए। जब भी आपके जैसे फ़ोन आप लोग यूज़ कर रहे हो या आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें विंडोज़ हैं, तो इनकी खुद की सिक्योरिटी भी होती है। इनके अंदर खुद के ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जल्दी से कोई बाहर के अटैक को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो नए नए जो थ्रेट्स आ रहे हैं, नए नए जो वायरसेस आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए, राइट। अब अपडेट या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसमें ऑप्शन आता है कि फ़ोन हो या लैपटॉप हो ऑटोमेटिकली अपडेट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी ईमेल के अटैचमेंट से कोई भी अपडेट डाउनलोड नहीं करनी है या कोई लिंक ओपन नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने सिस्टम में जितनी भी कुकीज़ हैं उनको डिसेबल रखना है, क्योंकि कुकीज़ में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव होती है। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुकीज़ के अंदर, कुकीज़ क्या होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव होती है आपके ही सिस्टम पे। तो आपको अपने सिस्टम के अंदर कुकीज़ को डिसेबल रखना है। ठीक है, आप एंटी स्पैमवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो कि आपके सिस्टम में स्पैम्स ना आए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ईमेल एड्रेस है आप उसको प्राइवेट रख सकते हो कि आप सबको ना दो। अब जितने कम लोगों के पास आपका ईमेल एड्रेस होगा उतने ही कम लोगों से ईमेल आएंगे और उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपके सिस्टम में कोई स्पैम आए। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें तो हमेशा ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS है। एस का मतलब सिक्योर्ड होता है। ठीक है, अगर HTTPS वाली वेबसाइट है तो आप बेफिक्र होकर वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने सिस्टम के अंदर फायरवॉल हमेशा ऑन रखें। ठीक है, और जब भी आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो, पब्लिक का मतलब जो आप, जैसे आप अपने घर से बाहर किसी का भी यूज़ कर रहे हो वाईफाई, किसी दोस्त का यूज़ कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट ने जो इंस्टॉल किए हुए हैं, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, किसी कंपनी के अंदर गए, उनका जो वाईफाई है, इन सबको बोलते हैं पब्लिक वाईफाई, क्योंकि इनको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। आपको अपनी बैंक की ऐप है, बैंक की वेबसाइट है, ये ओपन नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा आप अपने सिस्टम में जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इंस्टॉल रखिए। अगर आपको कोई ईमेल लगता है कि सस्पेक्टेड है, इसके अंदर वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, तो उनको ओपन मत करिए। आप जितना हो सके ऑफलाइन रहिए, अपने सिस्टम पे या अपने फ़ोन पे इंटरनेट उतने टाइम ही यूज़ कीजिए जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने फ़ोन का या सिस्टम का जो इंटरनेट है उसको ऑफ रखिए, सो दैट पीछे से आपकी कोई भी जानकारी किसी अटैकर के पास ना पहुंचे। इसके अलावा आप अपनी फाइल्स का बैकअप लेके रख सकते हैं। बैकअप का मतलब होता है कि कॉपीज़ क्रिएट कर लेना। जैसे आपको लगता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है तो आप टाइम टू टाइम, हफ्ते में 2 हफ्ते में अपना डेटा कहीं और सेव रखिए, सो दैट अगर इन केस फ्यूचर में कोई वायरस आ जाए तो आप जहाँ पे आपने डेटा सेव किया था वहाँ से आप उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपकी कार्ड पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो आपने नहीं की है, तो आप तुरंत किसी उस बैंक को कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप पुलिस के साइबर सेल में, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप पुलिस के साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो आपके कार्ड पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है या इंटरनेट बैंकिंग थ्रू कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आपने नहीं की है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले अपने बैंक को दें, प्लस उसके बाद अपने कार्ड को, अपने इंटरनेट बैंकिंग को उसी टाइम ब्लॉक कर दें, सो दैट फ्यूचर में कोई उनका यूज़ ना कर पाए।